हाँ बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आज हम हेरिडिटी का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे बच्चों कि ग्रिगोर जॉन मेंडल ने किस तरह से हमको सबसे पहले ये बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाते हैं। आइए हम लोग कुछ समझते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था लास्ट हमारे पीरियड के अंदर कि ग्रिगोर जॉन मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने किसको चूज किया था? कौन सा प्लांट? गार्डन पी, जिसको हम बोलते हैं पाइसम सेटाइव। ठीक है, गार्डन पी मतलब समझते हो ना, मटर का पौधा लिया था उसने। ठीक है, क्या कारण था कि उसने गार्डन पी को सेलेक्ट किया? उसकी सक्सेस के पीछे एक रीजन ये भी था कि मेंडल ने गार्डन पी को सेलेक्ट किया। उसका रीजन ये है, पहला, शॉर्ट लाइफ स्पान। लाइफ स्पान गार्डन पी का शॉर्ट है, तो हम कुछ ही टाइम में उसकी ज्यादा से ज्यादा जनरेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था बच्चों कल कि गार्डन पी जो वहां उग रहे थे उसमें क्लियर कट कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं। एक टॉल है, एक ड्वार्फ। मैंने एक पिक आपके ग्रुप में भी डाली है और मैं इस वीडियो में यहां पर भी लगा दूंगा, आप देखिएगा। तो जो गार्डन पी के जो 7 कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर हैं कि एक प्लांट उसका एकदम टॉल है, एक ड्वार्फ है, एक में जो पॉड है वो येलो कलर की है, एक में ग्रीन कलर की, एक में पॉड इन्फ्लेटेड है और एक में कॉन्स्ट्रिक्टेड है, चिपकी हुई है क्या नहीं? और एक में फ्लावर पर्पल कलर के, एक में व्हाइट कलर के, एक में फ्लावर एक्सियल है, एक में टर्मिनल है। ये सब आपको यहां दिखेंगे। एक्सियल वो होता है जो किसी प्लांट के साइड में से निकलता है, हमने बताया था बच्चों ऐसा। यहां पर फ्लावर उग रहा है, यहां फ्लावर उग रहा है, ये एक्सियल फ्लावर कहलाता है। और एक में होता है कि यहां सब तो लीव्स है लेकिन फ्लावर बीचों बीच में, टर्मिनल फ्लावर। ठीक है, और यहां पर ये और ग्रो होता रहता है, जैसे कि सनफ्लावर में टर्मिनल फ्लावर होता है। क्लियर? तो ये हमने देखा कि गार्डन पी में इस तरह के फ्लावर्स, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉट का कलर, पॉट की शेप, इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसके बाद सीड। सीड दो तरह का, पहला उसका सरफेस एकदम स्मूथ और दूसरा रिंकल्ड। एक तो सीड है ऐसा स्मूथ और एक में रिंकल्ड, उसमें कहीं सिलवटे रिंकल्स। तो इस तरह का सीड है। एक सीड है येलो कलर का, एक है ग्रीन कलर का। तो ये हो गए। इस तरह के 7 कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें थे। इसमें ये 7 कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर जो आराम से पहचाने जा सके, ऐसे कैरेक्टर होने का फायदा क्या है? मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि एक टॉल प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट। हमारे मन में भी क्वेश्चन आएगा, जैसे हम अभी समझेंगे कि यदि एक टॉल प्लांट का हम एक ड्वार्फ प्लांट के साथ रिप्रोडक्शन करें, फर्टिलाइजेशन हो इनके गैमेट्स का, तो ऑफ स्प्रिंग में कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे? क्या वो टॉल होगा, क्या वो ड्वार्फ होगा, या दोनों के बीच की हाइट का होगा? किस तरह का होगा वो? ये हमारे मन में क्यूरियोसिटी आती है कि एक लड़का है, इसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, एक लड़की है उसका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? यही तो हम स्टडी करना चाहते हैं कि कैसे ब्लड ग्रुप का ट्रेट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। यही हम समझना चाह रहे हैं। तो ये जो गार्डन पी का प्लांट है, इस पे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किया। क्या बच्चों? उसने, हम बिल्कुल जीरो समझते हैं ना बेटा, वो एक ट्रेट को, अभी हम जो पढ़ेंगे ना उसमें सिर्फ एक ट्रेट की इनहेरिटेंस को हम स्टडी करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट, एक ही पे हमारा फोकस है। उसमें फ्लावर कैसा है, फ्लावर का क्या कलर है, हमारे उससे कुछ लेना देना। हमने देखा एक टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है। तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन, ऐसी स्टडी जिसमें हम एक ट्रेड की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे बच्चों? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझेंगे। ठीक है बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारा फोकस कौन से ट्रेट पर होगा? लेंथ ऑफ प्लांट, प्लांट की लेंथ। और प्लांट की लेंथ के दो वेरिएशन क्या क्या है? टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, तो हमारा फोकस कौन से ट्रेट पे? लेंथ ऑफ प्लांट। और उसके वेरिएशंस क्या है? टॉल एंड ड्वार्फ। चलिए, एक टॉल प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट। उसने लिया एक टॉल और एक
ड्वार्फ। ये दोनों क्या है बच्चों? पेरेंट। ये दोनों पेरेंट हो गए। क्लियर? एक टॉल प्लांट, एक ड्वार्फ। टॉल मतलब 6-7 फीट का, एक ड्वार्फ मतलब 3-4 फीट का। साफ पहचान में आ रहा है कि दोनों अलग अलग। अब इन दोनों को हम लोगों ने रिप्रोडक्शन कराना है, तो कैसे कराएंगे बच्चों? जैसे ही इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। जैसे ही दोनों की फ्लावर्स आने लगे, तो जिस पर टॉल प्लांट है या कोई भी हम जो चूज कर सकते हैं, एक प्लांट के फ्लावर को हमने पॉलिथीन से कवर कर दिया, और कवर करने से पहले उसके ऊपर जो भी स्टेमिन उगने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको हमने तोड़ दिए। पहले ही हल्के हल्के बनने लगे थे तभी तोड़ दिए। क्लियर? और दूसरे फ्लावर पे हमने अच्छे से उसके पोलन ग्रेन डेवलप होने दिए। जब उसके पोलन ग्रेन डेवलप हो गए, तो हमने ब्रश से उसको कलेक्ट करके, जो हमने पॉलिथीन से कवर कर रखा था उसको अनकवर करके, उसकी स्टिग्मा पे हमने पोलन ग्रेन छिड़क दी। क्या होगा? और वापस फिर इसको कवर कर दिया। पोलन ग्रेन ग्रो करेंगे, और अब हमको एक ड्वार्फ प्लांट और एक टॉल प्लांट के दोनों के रिप्रोडक्शन से बनने वाले सीड मिले। इन सीड्स को उसने एक कंट्रोल जगह पे, जहां पर भी वो ऑब्जर्व कर पाए, ऐसी जगह पे उनको ग्रो किया। उसने देखा कि सारे के सारे, सभी के सभी टॉल पैदा हुए, ऑल टॉल, सारे के सारे टॉल थे। ये क्या है? ये है F1 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में उसने देखा कि एक ड्वार्फ प्लांट और एक टॉल प्लांट, और दोनों के जब जितने भी उसने रिप्रोडक्शन करे, बहुत सारे सीड मिले, सब सीड ग्रो किए, सारे के सारे टॉल। अब ये जानकर आश्चर्य हुआ कि टॉल ही क्यों है, ड्वार्फ क्यों नहीं है? ये बात हम अभी समझेंगे। मेंडल ने इसका क्या कंक्लूजन निकाला, अभी हम समझेंगे। तो ये हमने देखा। फिर उसने क्या किया कि जो टॉल था, ये जो ऑफस्प्रिंग बने, इनको इसी पर कवर करके इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब खुद के स्टेमन खुद की ही पिस्टिल पर पोलन ग्रेन को छिड़के, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, और फिर जब इसकी F2 जनरेशन देखी, सेकेंड जनरेशन, तो इसमें उसने देखा कि टॉल भी थे और ड्वार्फ भी थे, और बकायदा इनका रेशो था 3:1। 3 टॉल 1 ड्वार्फ। बच्चों, ये तो वास्तव में जो हुआ वो हमने समझा, लेकिन अभी हमको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। ये कुछ पता चला क्या आपको? नहीं, अभी हम समझेंगे। मेंडल ने इसको देखा। क्या आपको ये प्रोसेस तो समझ में आ गई? वापस समझो, क्या किया मेंडल ने? एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का आपस में रिप्रोडक्शन कराया। रिप्रोडक्शन से जो सीड्स मिले उनको ग्रो किया, और हमने इसको बोला F1 जनरेशन, F1 प्रोजेनी। F1 जनरेशन के जितने भी सीड उसने ग्रो किए, देखा सारे के सारे टॉल ही निकले, सब 6-7 फीट की हाइट के निकले। अब बच्चों, उसने जो एक प्लांट था, उसमें से कोई भी एक प्लांट, उसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया, खुद के साथ ही पॉलिनेशन कराया, और देखा कि इसके जो सीड्स है वो कैसे हैं। तो उसके सीड जब उसने ग्रो किए, तो देखा कि 75% सीड्स तो टॉल निकले और 25% ड्वार्फ निकले। मतलब ये समझिए कि जो ड्वार्फनेस F1 जनरेशन में गायब हो गई थी, कि आपको ड्वार्फ प्लांट पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन देखो उनके अंदर ड्वार्फनेस का कुछ ना कुछ ऐसी बात रह गई थी जो F2 जनरेशन में जाकर एक्सप्रेस हुई और वापस ड्वार्फ प्लांट बने। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, क्या हुआ यही समझना, अभी रूल कुछ भी समझ में नहीं आया आपको। मैं आप समझाता हूं कि मेंडल ने क्या इसकी स्टडी से क्या कंक्लूजन निकाला। मेंडल ने ये कंक्लूजन निकाला बच्चों कि जो ये ट्रेड्स हैं, ट्रेड मतलब कि कोई प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, कोई प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, ये ट्रेड्स जो हैं, ये कुछ उनकी बॉडी में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स इनको रेगुलेट करते हैं। मैं इंग्लिश में बोलूंगा बच्चों, उसका लो जो है, ट्रेड्स आर रेगुलेटेड बाय सम इंटरनल फैक्टर्स। मेरी आंखें ब्लैक हैं, क्यों है? मेरे अंदर ब्लैक के फैक्टर्स हैं। ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट टॉल क्यों है? क्योंकि इसमें टॉलनेस के फैक्टर है। ये प्लांट ड्वार्फ है, ये प्लांट ड्वार्फ क्यों है? क्योंकि इसमें ड्वार्फनेस के फैक्टर है।
प्यारे बच्चों, मेंडल के टाइम पे कोई डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी, कोई जीन्स क्रोमोसोम कुछ भी वो जानता नहीं था, इसलिए उसने क्या शब्द यूज किया बच्चों? फैक्टर्स। जबकि आज हम उस फैक्टर को क्या बोलते हैं? जीन्स। क्या बोलते हैं हम? जीन्स। Traits are regulated by some internal factors, and these factors always occur in pair. अब वापस दूसरी बात सुनिएगा। पहली बात क्या समझ में आनी चाहिए आप सबको कि ट्रेड्स हमारे अंदर कोई फैक्टर हैं वो रेगुलेट करते हैं, और ये फैक्टर्स हमेशा किसमें होते हैं? पेयर में। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये टॉल है तो टॉलनेस का फैक्टर, पर कितने फैक्टर होंगे टॉलनेस के? 2 फैक्टर होंगे। ड्वार्फनेस का फैक्टर जो भी हम अभी एक नंबर देंगे, तो ड्वार्फनेस के फैक्टर कितने होंगे? 2। मेरी आंखें ब्लैक कलर की हैं तो मेरी आंखों के कलर के कितने फैक्टर मेरी बॉडी में के अंदर होंगे? 2 होंगे। फैक्टर किसी भी इंडिविजुअल में एक नहीं होता है, कितने होते हैं? 2। फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। क्लियर? अब बात बताता हूं मैं तीसरी, इसी फर्स्ट लॉ जो मैं बता रहा हूं इसका तीसरा पॉइंट। अब पहला दूसरा क्या था, मैं रिपीट कर लेता हूं। ट्रेड्स आर रेगुलेटेड बाय सम इंटरनल फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। अब ये जो पेयर में फैक्टर हैं, उन पेयर में से एक की बात मानी जाएगी यदि दोनों साथ में, तो एक एक्सप्रेस होगा, दूसरा एक्सप्रेस नहीं होगा। जो एक्सप्रेस होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर, जो एक्सप्रेस नहीं होता है उसको बोलते हैं रिसेसिव फैक्टर। ये पूरी बात हुई मेरा, ये पहला मेंडल का लॉ पूरा हुआ। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बच्चों आपको डोमिनेंस वर्ड का मतलब समझ में आता है? डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट डोमिनेंट मतलब जिसके पास पावर है। नव्या, डोमिनेंट आपके किसी के भी पापा और मम्मी सबके पेयर है ये, उन पेयर में एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। चलो घूमने जाते हैं तो पापा कहते हैं चलो अपन जयपुर चलते हैं, तो मम्मी कहते हैं जयपुर अपन वहां चलते हैं, तो फिर हाँ हाँ वहां चलते हैं। कौन डोमिनेंट है? मम्मी। सबकी मम्मी डोमिनेंट है। पापा वाले हाथ ऊपर करो। इसके पापा डोमिनेंट, इसके पापा डोमिनेंट, इसके पापा डोमिनेंट। पापा वाले कम है। मम्मी उंगली में नचा देती पापा को। हाँ? तो सुनिए क्या होता है, क्या मतलब समझ में आया? डोमिनेंट मतलब क्या हुआ? जब आपके पापा और मम्मी घूमने जाने का प्लान करते हैं, तो यदि दोनों कहते हैं कि चलो यार जयपुर जाना है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दोनों कहते हैं कि अहमदाबाद जाना है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है कि एक तो कहता है कि जयपुर जाना है, एक कहता है अहमदाबाद जाना है, और तब हम वेकेशन में जहां जाते हैं जिसकी बात मानते हैं वो कहलाता है डोमिनेंट, और जो चुपचाप पीछे बैग पकड़ के आता है उसको कहते हैं रिसेसिव। क्या कहते हैं? रिसेसिव। अब ये तो हो गई अपनी मजाक की बात, और डेफिनेशन बताने के लिए मैंने आपको कह रहा था कि डोमिनेंट मींस दो अलग अलग फैक्टर होने के बावजूद जिसकी बात मानी जाए वो डोमिनेंट कहलाएगा, और जिसकी बात नहीं अनदेखी की जाए, जिसको इग्नोर किया जाए, उसको क्या कहा जाएगा? रिसेसिव। आइए फर्स्ट लॉ को अप्लाई करता हूं। मैं फर्स्ट लॉ एक बार वापस बोलता हूं बच्चों। द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस लॉ स्टेट्स दैट traits are regulated by some internal factors. These factors always occur in pair. Only one of them get expressed in the presence of another one, that is known as dominant trait. And the other one which do not express in the presence of first one is called recessive trait. रिसेसिव ट्रेट क्या कभी एक्सप्रेस ही नहीं होगा? रिसेसिव ट्रेट तब एक्सप्रेस होगा जब दोनों की बात एक जैसी हो। मम्मी भी कह रही है जयपुर जाना है, पापा भी कह रहे हैं जयपुर जाना है, तो वो जयपुर जाएंगे। मम्मी कह रही है अहमदाबाद जाना है, पापा कह रहे हैं जयपुर जाना है, फिर अहमदाबाद जाएंगे, तो फिर वो डोमिनेंट हो गया। क्या बात समझ में? मैं अभी आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। देखिए बच्चों, अब ये बात मेंडल के दिमाग में आई कि यार ऐसा होगा, तो उसने इसको कैसे फ्लो चार्ट में बनाया, मैं आपको दिखाता हूं। टॉल प्लांट को उसने कहा टॉल और ड्वार्फ,
सारे बच्चे कैसे हुए? टॉल। मतलब बताओ इनमें से डोमिनेंट कौन है? टॉलनेस डोमिनेंट है। जो डोमिनेंट फैक्टर होता है उसके लिए कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। टॉल के लिए हमने कह दिया T। और दूसरा भी, ट्रेड हमेशा किसमें होते हैं? ट्रेड हमेशा किसमें होते हैं? पेयर में। टॉल है तो हमने यहां पर यूज किए डबल टी। ये इस टॉलनेस वाले के अंदर के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। टॉलनेस के फैक्टर हमेशा पेयर में। देख रहे हैं, दो हैं। ड्वार्फनेस के लिए भी हमको टील यूज करना है, लेकिन हम क्या यूज करेंगे? स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये हो गया ड्वार्फ, ये हो गए पैरेंट्स, टॉल एंड ड्वार्फ। अब हम देखेंगे कि हुआ क्या, ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। अब इनके बने गैमेट्स। क्या बने बच्चों? गैमेट्स। मैं यहां लिखूंगा गैमेट्स। आपको पता है गैमेट्स बनते समय क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं। हमने ये सब बातें की थी। मैं बता दूं, मेंडल के टाइम ये सब डिस्कवरी हुई नहीं थी, फिर भी मेंडल ने ये सारी बातें की थी, इसलिए हम उसको महान कहते हैं। तो जब इसके गैमेट्स बने तो ये टी इधर आ गया और ये टी एक गैमेट में ये आया, एक में ये आया। यहां पर इसके एक ओवम में ये आया, इसके एक ओवम में ये आया। मान लीजिए ये इससे मिला, ये इससे मिला, मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ कोइंसिडेंटली, ये इससे मिला या ये इससे मिला, जो भी चांस हुआ, हर चांस में हमको यही पता चला कि एक कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। बताओ ये कैसा होगा? कैपिटल डी क्या कह रहा है? कैसा करूंगा तेरे को? क्या होना चाहिए? टॉल। और स्मॉल डी क्या कह रहा है? ड्वार्फ। कौन किसकी बात मानी जाएगी? कैपिटल। तो ये कैसा हुआ? टॉल। ये कैसा हुआ? टॉल। ये टॉल, ये टॉल। हमको ये दिख रहा है, यहां पर पढ़ा था जब हमने कि ड्वार्फनेस गायब हो गई, लेकिन हमको पता है ड्वार्फनेस गायब नहीं हुई। ड्वार्फनेस है पर वो रिसेसिव में, वो एक साथ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे। क्या बात समझ है आपको? ये सारी जो बनाए हैं इसको बोलेंगे F1 जनरेशन। बोलो, समझ में आया आपको? ये अभी तक मैंने यहां से यहां तक कैसे आए ये समझाया। अब मैं बताता हूं कि अब उसमें क्या किया। F2 जनरेशन में ये FT ही लिया, ये TT लिया, और ये ही हो गए पेरेंट्स। ये भी ये पेरेंट्स हो गए। हमने कहा था इनको सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे बच्चों? अब कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये कैपिटल टी इससे मिल जाए कोइंसिडेंटली तो ये क्या बन गया? टीटी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी से बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी कैपिटल टी से मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी से मिल गया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप मुझे बताइए ये कैसा दिखाई देगा आपको? टॉल। ये क्यों? ये देखो, इसके दोनों फैक्टर कह रहे हैं टॉल टॉल, तो टॉल। इसके कह रहे हैं टॉल एंड ड्वार्फ, बट डोमिनेंट कौन है? टॉल। तो प्लांट कैसा बनेगा? टॉल। ये कह रहा है टॉल, ये कह रहा है ड्वार्फ, प्लांट कैसा बनेगा? टॉल। ये कह रहा है ड्वार्फ, ये भी कह रहा है ड्वार्फ, तो एक प्लांट कैसा बना? क्या रेशियो हुआ? 3 टॉल 1 ड्वार्फ, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। क्या आपको बात समझ में आई? कैसे ये हुआ था मेंडल ने इस फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश। ये जो बना है यहां पे ये F2 जनरेशन है, और ये बीच में जो हमने बनाए ये गैमेट्स है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों क्या हमने लो पढ़ा? हमने लो पढ़ा लो नंबर 1, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि हर इंसान के ट्रेड्स, मेरी 5 उंगलियां हैं, मेरा कलर ऐसा है, मेरी आंखें ऐसी हैं, मेरे ब्लड ग्रुप ये है, है ना, जो भी मेरी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरी बॉडी का हर ट्रेट मेरे अंदर कोई इंटरनल फैक्टर है। मेंडल को इंटरनल फैक्टर का नाम नहीं पता था। मेंडल ने कहा कि हमारे अंदर कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो ट्रेट को रेगुलेट करते हैं कि बच्चा कैसा बनेगा। ये फैक्टर्स हमेशा एक इंडिविजुअल में किस में रहते हैं? पेयर्स। ओके,
जब दोनों पेयर एक ही बात कहते हैं तो वो बात होती है, लेकिन जब दो पेयर अलग अलग तरह के हों तो दोनों की बात नहीं मानी जाती है, दोनों में से एक की बात मानी जाती है। जिसकी बात एक्सप्रेस होती है उसको बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर, जिसकी बात एक्सप्रेस नहीं होती है उसको बोलते हैं रिसेसिव फैक्टर। ये है द लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैं एक बार और इसको पूरे स्टेटमेंट सुना देता हूं आपको। द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट traits are regulated by some internal factors. These factors always occur in pair. Only one of them get expressed in the presence of another one. That is जो express होता है, that is known as dominant factor. And the other one which do not get expressed in the presence of the first one is called recessive factor. प्यारे बच्चों, कोई आपसे पूछे बताओ इन फैक्टर्स को आज हम किस नाम से जानते हैं? These factors nowadays are called genes. आज इनको हम बोलते हैं जीन्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर हर कैरेक्टर के दो जीन्स हैं। ब्लड ग्रुप की दो बातें, आंखों की दो बातें। एक बात हमारे पेरेंट्स पिताजी से आई है, एक बात हमारे मां से आई है। हमारे अंदर दो है। अब दोनों से बहुत सारी बातें आई, तो किसी में पिताजी की कोई बात एक्सप्रेस हो गई, किसी में मां का कोई फैक्टर डोमिनेंट है। मैंने आपको जैसे भी कहा कि आपके घर में कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, तो आपने ओवरऑल कह दिया कि पापा डोमिनेंट है या मम्मी डोमिनेंट है, जो भी है। लेकिन यह बात भी पूरी तरह से सही नहीं। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसपे पापा डोमिनेंट है, कुछ मैटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसपे मम्मी डोमिनेंट है। भाई घूमने की बात करनी थी तो शायद मम्मी की बात मान ली, लेकिन कहीं इन्वेस्टमेंट करने की बात हो या कुछ और बिजनेस डील की बात हो तब शायद पापा की बात मानी जाएगी। बात समझ रहे हो आप लोग? तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर फादर से और मदर से बहुत सारे फैक्टर्स आए हैं। हर ट्रेड के दो दो फैक्टर आए हैं। किसी में फादर का जीन जो है वो डोमिनेंट है, किसी में मदर का जीन डोमिनेंट है, इसलिए हम दोनों के अच्छे से मिक्सअप बन जाते हैं। क्या बात समझ आ रही है आपको? देखो गहराई से समझना चाहोगे ना आप तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? और यदि आज 21st सेंचुरी में हम लोग 18वीं सेंचुरी 18th सेंचुरी में भी ग्रिगोर जॉन मेंडल का काम नहीं समझ पाए, जब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज है, तो हमको सोचना पड़ेगा ना कितना महान साइंटिस्ट होगा जिसकी बात उस समय के साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए। है ना दिया? चलो बात समझ आए आपको? ये चलिए बच्चों, ये पूरा हमने पढ़ा। एक बात और बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट रूल इसी से और क्लियर हो रहा है, आप सुनेंगे सभी। बच्चों किसी भी इंडिविजुअल में बताइए एक ट्रेट को रेगुलेट करने वाले कितने फैक्टर्स होते हैं? दो। किसी भी इंडिविजुअल में, किसी एक इंसान में, किसी एक ऑर्गेनिज्म में एक ट्रेट को रेगुलेट करने वाले कितने फैक्टर्स होते हैं? दो। लेकिन जब उसकी बॉडी में गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स बनते समय ये दो फैक्टर का जो पेयर है वो क्या हो जाता है? सेपरेट। और गैमेट में एक ट्रेट को रेगुलेट करने वाला एक ही फैक्टर होता है। क्या बात समझ आई? बात समझ आई क्या आपको? वापस समझाऊं? वापस समझिए। हमारी बॉडी के अंदर मेरी आंखें कैसी होंगी? दो फैक्टर है। नाक कैसा होगा? दो फैक्टर है। मेरा ब्लड ग्रुप कैसा होगा? दो फैक्टर है। लेकिन जब हमारे गैमेट्स बनते हैं, मतलब स्पर्म्स बनेंगे जब, तो स्पर्म के अंदर नाक कैसा होगा? एक फैक्टर ही आएगा। स्पर्म्स में, ओवम में एक ट्रेट को रेगुलेट करने वाला एक ही फैक्टर होता है, दो फैक्टर नहीं होते। जो दो फैक्टर मेरी सेल्स में, क्योंकि हमने पढ़ा है मियोसिस, मियोसिस में क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? आधे रह जाते हैं। पढ़ा था हम लोगों ने। डिप्लॉइड सेल से कैसी सेल्स बनती हैं? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब टू पेयर, हमने पढ़ा। ये देखो यही बात यहां मेंडल की बात इसलिए सटीक लगती है। देखो उसको मैं कुछ भी नहीं बताता, माइटोसिस के अंदर डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बन रही है। डिप्लॉइड मतलब हमारी बॉडी में हर चीज के दो दो सेल है, दैट इज डिप्लॉइड सेल। और हैप्लॉइड मतलब हर ट्रेट का एक ही है इंडिविजुअल फैक्टर, तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स द पेयर ऑफ ट्रेट्स, द पेयर ऑफ फैक्टर्स गेट सेपरेटेड। और ये गैमेट्स में देखो, ये गैमेट्स में देखो एक ही, ये सारे गैमेट्स हैं,
ये सारे गैमेट्स हैं, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये सारे इंडिविजुअल। जो गैमेट्स हैं उनमें एक ट्रेट को रेगुलेट करने वाला एक ही फैक्टर होगा। इस लॉ को क्या बोलते हैं पता है? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, गैमेट्स कभी इम्प्योर नहीं हो सकते। इसका एक और नाम भी है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दो नाम है, क्या नाम है इसके? The second law of inheritance is also known as the law of segregation or the law of purity of gametes। दोनों का मतलब समझा देता हूं, अभी पता लग जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है हमारे अंदर जो दो फैक्टर हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और अलग अलग हो रहे हैं तो एक गैमेट में एक ट्रेट को रेगुलेट करने वाला में एक ही फैक्टर। तो इस प्योर गैमेट क्या हो गया? प्योर। ये गैमेट इम्प्योर है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसको हम बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सेकंड लॉ ये कहता है, मैं वापस बता रहा हूं, सेकंड लॉ कहता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द पेयर ऑफ फैक्टर्स गेट सेपरेटेड। सो a gamete has only one factor responsible for a particular trait. That's why gametes are always pure. हिंदी में बता देता हूं, गैमेट बनते समय किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर गैमेट्स बनते समय जो हमारी बॉडी में पेयर में होते हैं फैक्टर, वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। और एक गैमेट में एक ट्रेट को रेगुलेट करने वाला एक ही फैक्टर होता है। ये मत समझना कि इसके अंदर एक ही फैक्टर है। अभी हमारा पढ़ने का सिर्फ टॉलनेस थी, इसलिए टॉलनेस का एक फैक्टर है, पर रेडनेस का, फ्लावर के कलर का, पॉट के कलर का, पॉट के शेप का, है ना, सीड के शेप का, सीड के कलर का, अलग अलग सबके, पर सबका एक एक ही फैक्टर होगा। क्या बात समझ में आई आपको? इज इट क्लियर? ये यहां पर पता चल रहा है जी। मिताली जी को सी भाई कुछ याद आ गया बेटा? देखो बच्चों, इधर देखिए, बच्चों इधर देखिए। अब मुझे बताएंगे, एक बात और बतानी रहेगी। मैं आज आपको ये दो लॉ ही पढ़ाऊंगा, द लॉ ऑफ, है ना, ये ठीक है, तीन तीन तो खिचड़ी बन जाएगी। दो लॉ, हमने दो लॉज पढ़े आज। अभी आज आपको कोई पूछेगा, बाहर जाओगे, हमारे सामने जानते हो शंकर भाई, पूछेंगे आपको कि बताइए क्या पढ़ के आए हो आप, तो आप ये बताना। कल पूछा तो नहीं था किसी ने, तो आप कोई आपसे पूछेगा कि क्या पढ़ के आए, तो आप बताइएगा आज हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि हम एक ही ट्रेड की इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं। वो ट्रेड हमने कौन सा चूज किया आज? प्लांट की टॉलनेस, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल, सेकेंड जनरेशन में 75% टॉल और 25% ड्वार्फ। कैसे हुआ ये समझा इन दो लॉज से। दो लॉज क्या पढ़े? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। और वो ये कहता है ट्रेट्स आर रेगुलेटेड बाय सम इंटरनल फैक्टर्स। These factors always occur in pair. One of them get expressed in the presence of another one is called dominant trait. And the another which do not express in the presence of first one is called recessive trait. For example, यहां समझ के दिखाओ, यहां समझाओ सर ये क्या लॉ है, तो मैं बता रहा हूं कि टॉलनेस की एक इंडिविजुअल में दो फैक्टर्स होते हैं, ड्वार्फनेस के भी दो फैक्टर होते हैं। जब इन दोनों मिलेंगे तो ऑफ स्प्रिंग में जो चीज एक्सप्रेस होगी उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं होगी, ड्वार्फनेस कहीं भी नहीं दिखी, इसको हम बोलेंगे रिसेसिव। ये पहला लॉ कहता है। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा जिससे हम समझेंगे कि और हमारा क्लियर हुआ। प्यारे बच्चों, जो बाहर से हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे बताइए बच्चों, ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट कैसा है? क्या दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको? फिर तो बच्चों समझो, जो एक्सटर्नल फीचर से दिखाई दे रहा है कि ये टॉल दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फिनोटाइप। फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो मीन्स द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल फीचर्स ओनली। मैं आपको बताऊं बच्चों, मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव।
एक इंसान और हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव हो सकता है, पर मैं कहूंगा कि मैं प्योर ए पॉजिटिव, वो इम्प्योर ए पॉजिटिव हो सकता है। जैसे यहां पर दिख रहा है, ये टॉल कैसा है? टॉल। बताओ इन दोनों में से किसको प्योर टॉल कहोगे, किसको इम्प्योर टॉल कहोगे आप? इसको क्या कहोगे? प्योर टॉल। इसको आपने प्योर टॉल क्यों कहा? क्योंकि दोनों फैक्टर एक जैसे। इसको आपने क्या कहा? इम्प्योर टॉल। क्यों कहा इम्प्योर टॉल? क्योंकि एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। पर क्या मैं उस खेत में जाके वास्तव में इस प्लांट को देख के बता सकता हूं कि कौन सा प्योर है, कौन सा इम्प्योर है? नहीं। दोनों की हाइट बिल्कुल एक जैसी। आप एक्सटर्नल फीचर देख के नहीं बता सकते। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? इसलिए इसको बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो। बताओ इसका फिनोटाइप कैसा है? एक्सटर्नल फीचर्स 3 टॉल, तो मैं यहां F2 जनरेशन का फिनोटाइप है। फिनोटाइप क्या है? 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। अब बताओ दूसरे रेशियो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द जीनेटिक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं बच्चों? जीनोटाइप। बताओ जीनोटिपिकली रेशियो क्या है इसका? हम उसमें ये बताएंगे कि ये प्योर है, ये इम्प्योर है, तो बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे बच्चों? 1 प्योर टॉल, 1 प्योर टॉल, 2 इम्प्योर टॉल, 1 प्योर। अच्छा, ड्वार्फ के लिए प्योर नहीं के तो चलेगा ना? चलेगा, क्योंकि ड्वार्फ तभी एक्सप्रेस होगा जब वो प्योर होगा, है ना? क्या इम्प्योर ड्वार्फ हो सकता है? बताओ आप। इम्प्योर हो ही सकता है, क्योंकि दूसरे के प्रेजेंस में दूसरे की बात मानी जाएगी, तो आप फिर भी प्योर ड्वार्फ बोल सकते हो। तो ये हो गया। क्या जीनोटाइप कितना हो बताओ? 1:2:1, तो ये हुआ 1:2:1। किसका? F2 जनरेशन। क्या है ये 1:2:1? 1 प्योर टॉल, 2 इम्प्योर टॉल, 1 ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ। क्या आपको बात समझ में आई? कुछ समझ में आया बच्चों? है ना? एक और थोड़ा सा आपको टेक्निकली और इंप्रूव करने के लिए बता देता हूं। ये प्योर और इम्प्योर शब्द जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, इसको बायोलॉजिकली जेनेटिकली बोलते हैं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। यदि दोनों एक जैसे हैं तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस टॉल। ये हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस मतलब है तो टॉल, लेकिन उसके दोनों फैक्टर एक जैसे नहीं है। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में इम्प्योर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आज इतना ही पढ़ाना चाहूंगा। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। एक साथ 2 कैरेक्टर, ये हमने टॉल लिया, इसके फ्लावर ऐसे, ये ड्वार्फ लिया, इसके फ्लावर ऐसे। रिप्रोडक्शन होगा तो इसके फ्लावर ये कैसे बनेंगे, ये सारी चीज हो जाएगी जब हम 2 ट्रेड को एक साथ पढ़ेंगे, तो इसको बोलते हैं हम डायहाइब्रिड क्रॉस। ये हम कल पढ़ेंगे। पर ये आप मुझे थोड़ा सा यदि समझ में आया तो मुझे बताइए, F1 जनरेशन का फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होगा? ये F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा? कैसे? सभी टॉल। तो फिनोटाइप यही होगा, कोई रेशियो नंबर में नहीं होगा, क्योंकि सब एक जैसे, ऑल टॉल। अच्छा, जीनोटाइप कैसा होगा? ऑल, हाँ, क्या बोलेंगे? ऑल। ये टॉल में डिफरेंस नहीं है क्या? ये कैसे हैं? इम्प्योर, इम्प्योर, इम्प्योर। तो हम लिखेंगे ऑल इम्प्योर टॉल, या फिर हेट्रोजाइगस टॉल। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, कैसे फ्लो चार्ट इसका निकल रहा है ये हमने पढ़ा, और हम लोगों ने इससे क्या 2 लॉज बन रहे वो हमने पढ़े। बच्चों 2 लॉ और बताता हूं मैं। 2 लॉज ये हैं। the first law of inheritance is known as the law of dominance, and the second law of inheritance is known as law of segregation or the law of purity of gametes. ये 2 लॉ हमने पढ़े। एक लॉ और बचा है, और डायहाइब्रिड क्रॉस हम लोग कल पढ़े। थैंक यू रुचि।